हेलो दोस्तों, एक बार फिर मिल रहे हैं हम लोग वीपीएस क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग में क्या देखते हैं बेटा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं। यहाँ आपको दो डेफिनेशन दिख रही होगी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की। एक तो जो AICPA ने दी है, AIPCPA क्या है बेटा, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने, इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया अकाउंटेंट्स ने। इन्होंने कहा है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का, किसमें, इन टर्म ऑफ मनी एंड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन अ पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर इंटरप्रिटेटिंग देयर रिजल्ट ऑफ। दूसरी अगर हम बात करें तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी अगर आप इसको लर्न करते हो। तो मैं कहूँगा कि आप इस सिंपल वर्ड वाली डेफिनेशन को लर्न करना कि अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है कलेक्टिंग का। अब कलेक्टिंग क्या है बेटा, किस चीज़ को कलेक्ट करोगे आप लोग, यहाँ डेटा को। तो डेटा को कलेक्ट करोगे और डेटा को ही आप लोग क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। तो ये कहते हैं अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, उसको क्लासीफाई करना, समराइज करना एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो चलो हम समझते हैं इस डेफिनेशन का मतलब। सबसे पहले कहा है कलेक्शन, तो मैंने कहा कलेक्शन क्या, डेटा। अब डेटा किस टाइप का, तो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो अगर आपको याद होगा तो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन बताया था कि बिजनेस में होने वाले लेन देन जितने भी फाइनेंशियल इवेंट हैं हम उन सबको क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो उन सबको हम क्या कह लेते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। जितने भी बिजनेस में होने वाले लेन देन हैं हम उन सबको क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, यानी कि जितने भी डेटा हैं उनको कलेक्ट करते हैं सबसे पहले, एंड देन हम क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। साथ के साथ हम उनको क्या करते जाएंगे, रिकॉर्ड। तीसरी चीज आती है बेटा क्लासीफाई। क्लासीफाई का एग्जाम्पल होता है कि हम अलग अलग डेटा को अलग अलग बुक्स में लिखते हैं, यानी कि अलग अलग अकाउंट में लिखते हैं। कैसे सर, जैसे आप क्या करते हो, मैथ्स की कॉपी में सिर्फ मैथ्स लिखते हो, अकाउंट्स की कॉपी में सिर्फ अकाउंट्स लिखते हो, बिजनेस की कॉपी में सिर्फ बिजनेस लिखते हो, इसलिए ताकि आप इजिली टाइम पढ़ने पे डेटा को फाइंड आउट कर सको। जब आपको मैथ्स पढ़नी हो तो आप मैथ्स उठाओ, जब आपको अकाउंट्स पढ़नी हो तो आप अकाउंट्स उठाओ। इसी तरह जब हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन लिखते हैं तो हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। जैसे हम कैश अकाउंट बनाते हैं, हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, हम फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं, और इस तरीके से हम बहुत सारे अकाउंट बनाते हैं। इसके क्या फ़ायदे होते हैं कि जब मुझे कैश के बारे में जानना होता है तो मैं कैश अकाउंट में जाता हूँ, जब मुझे मशीनरी के बारे में जानना होता है मशीनरी के बारे में, और जब मुझे फर्नीचर के बारे में जानना होता है तो फर्नीचर के बारे में। इससे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता क्लासीफाई करने से। तो मैं जो चीज़ की मुझे नीड है मैं उसको फाइंड आउट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि आपकी मम्मी क्या करती हैं, किचन में बेटा अलग अलग क्या करती हैं, डब्बे बनाती हैं। किसी में हल्दी, किसी में मसाले, किसी में चीनी, किसी में चाय पत्ती, और ताकि वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, ईजिली उनको समझ में आ जाता है। जब उन्हें चाय बनानी होती है तो वो चीनी, चाय पत्ती, इन सब के डब्बे उठाती हैं। जब उन्हें सब्जी बनानी होती है तो वो मसालों के डब्बे उठाती हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इसी तरीके से हम अलग अलग अकाउंट बना के क्या करते हैं, डेटा को क्लासीफाई करते हैं। फिर आती है बात समराइजेशन की। बेटा समराइजेशन क्या होता है, सर समराइजेशन समझाओ। समराइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो बड़ा है हम उसको शॉर्टकट में छोटे में समझा दें। जैसे हम कहते हैं वीआईपी, वीआईपी का मतलब हो गया वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो इसलिए हमने एब्रीवेशन के तौर पे वीआईपी लिख देते हैं शॉर्टली, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। आमतौर पे हमने सुना होगा दैट इज कॉल्ड, कि वो लोग कहते हैं कि ये वीआईपी है, वीआईपी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इसी तरह जब हम अकाउंट में डेटा रिकॉर्ड करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपल रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि उसको बहुत शॉर्टली लिख लेते हैं। जैसे मैंने राम से पैसा रिसीव किया तो मैं उसे लिख लूंगा कैश टू राम, और इसकी मैं शॉर्टली एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो इसे हम बोलते हैं बेटा समराइजेशन। इन सब का फायदा क्या होता है, इन सब का फायदा ये होता है कि जब हम रिजल्ट निकालते हैं बिजनेस में फाइनली, कि हम रिकॉर्डिंग करके, तो हमें पता चलता है कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, और हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमें बताती है कि हम स्ट्रेंथ पोजीशन में या वीक पोजीशन में। ये हमें क्या मदद करती है बेटा, ये हमें जजमेंट और डिसीजन में मदद करती है। तो इसे हमने समझा
अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो मेनली अगर मैं कहूं तो अकाउंटिंग में क्या जरूरी है, अकाउंटिंग में इन 4 चीजों की जरूरत है आपको। सबसे पहले क्या है, रिकॉर्डिंग, सेकेंड वन होता है क्लासिफाइंग, थर्ड वन होता है समराइजेशन, और फोर्थ वन होता है आपका इंटरप्रिटेशन यानी कि उसका रिजल्ट। ठीक है, इंटरप्रिटेशन एंड एनालाइजेशन, आप ये 4 चीजों को बोल सकते हो। तो ये हो गई हमारी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बेटा। अब इसके बाद करते हैं बात कि हम अकाउंटिंग पढ़े क्यों, यानी कि हम बात करने वाले हैं बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या जरूरत है हमें पढ़ने की अकाउंटिंग की? तो जरूरत तो है हमें, हम जानना चाहते हैं अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में, क्योंकि हम सारे लेन देन को याद नहीं रख सकते बेटा, तो हम उनको रिकॉर्ड करते हैं और उनसे हम प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो नीड है हमारी अकाउंटिंग की, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्यों? ताकि हम सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड रख सके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रूल्स, अवॉइड कर सकें ताकि पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन और फ्रॉड, यानी कि हम बच सकें कि हम किसी चीज को भूल जाएं, किसी से पैसे लेने देने भूल जाएं या फ्रॉड से बच सकें। इन सब चीजों के लिए हमें क्या करनी होती है, अकाउंटिंग पढ़नी पड़ती है। यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहली अकाउंटिंग है रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा हम जानना चाहते हैं कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं हमें उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसी डेटा से हम एनालाइज करते हैं कि हमने सेल कितनी करी, हमने परचेज कितनी करी, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, एंड देन फाइनली हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये मेन 2 ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग के। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ और भी ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे अदर ऑब्जेक्टिव में बात करूं तो हम जानना चाहते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हमारे पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, ये सब जानने के लिए भी हम क्या पढ़ते हैं, अकाउंटिंग। क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें पता होगा हमारे पास लायबिलिटी कितनी है और एसेट्स कितनी है, और एसेट्स में क्या क्या है हमारे पास, लायबिलिटी में क्या क्या है, ये सब जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये यूजफुल है अदर यूजर के लिए, अदर यूजर के लिए जो एनालाइज कर सकते हैं बिजनेस को। जैसे ऑनर क्या देखता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, इन्वेस्टर क्या देखता है कि बिजनेस में लगाने पे पैसा उसे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी बातें देखने के लिए इन्वेस्टर भी देखता है अकाउंटिंग को। क्रेडिटर हमेशा उधार इसी शर्त पे देगा कि आप लौटाने की स्थिति में हो, बैंक भी बैंक लोन इसी शर्त पे देगा। एम्प्लॉय को भी बड़ा इंटरेस्ट होता है आपकी अकाउंटिंग में, वो भी बोनस वगैरह का डिमांड, सैलरी बढ़ाने की डिमांड इसी तौर पे कर सकता है। गवर्नमेंट क्या चाहती है आपसे, टैक्स चाहती है, तो उसको भी बड़ा इंटरेस्ट होता है आपकी अकाउंटिंग में। तो ये यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है हम अदर यूजर्स तक पहुंचाते हैं, किसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू। तीसरी बात जो होती है बेटा वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में के काम आती है। मैनेजमेंट के क्या काम में आती है, किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए वो चेक करते हैं कि उनके पास प्रॉपर फंड अवेलेबल है या नहीं है, सोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है। फ्यूचर में कुछ चीज़ें फोरकास्ट करने के लिए, फ्यूचर की चीज़ें फोरकास्ट करने के लिए भी वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था किसके लिए, फ्रॉड से बचने के लिए हम रेगुलरली सिस्टमैटिक अकाउंट रिकॉर्ड तैयार करते हैं। तो ये अदर ऑब्जेक्टिव हैं बेटा। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कुछ खास नहीं है बेटा, जो हमने लगभग ऑब्जेक्टिव पढ़े वही एडवांटेजेस हैं। जैसे क्या है कि ये अकाउंटिंग क्या करती है, प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, किसके लिए यूजफुल है वो, मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए, मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, यानी कि मैनेजमेंट को जो भी डिसीजन लेना है, फाइनेंशियल डिसीजन लेना है बिजनेस के लिए, वो सारी की सारी हेल्पफुल होती हैं। कहाँ से मिलता है ये डेटा उसको, अकाउंटिंग से। दूसरा क्या होता है बेटा, ये हेल्प करती है ऑनर को, ऑनर यानी कि मालिक को क्या करने में, कंपेयर करने में 1 ईयर रिजल्ट विथ दोज अदर ईयर्स। यानी कि अगर मैं कहूं कि इस साल का रिजल्ट हम पिछले साल से मैनेज करते हैं, जैसे 2018-19 में अगर मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था, तो 2019-20 जो अकाउंटिंग ईयर है मैंने उसमें 1,20,000 का प्रॉफिट कमाया। इट मीन्स कि मैंने 1 साल के अंदर अंदर 20% की ग्रोथ करी। तो ये मैं अपने आप से ही कंपेयर कर रहा हूँ, ऑनर कर रहा है ये, तो ये भी अकाउंटिंग हमें बताती है। साथ साथ में ऑनर चाहता है तो वो अदर बिजनेस से भी अपने प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर कर सकता है डेटा के अकॉर्डिंग। इसके अलावा क्या होता है, वो हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में बताते हैं, ये भी हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ लिया था।
सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जो किसी भी सिचुएशन में हम एविडेंस के तौर पर प्रूव कर सकते हैं। कहाँ प्रूव कर सकते हैं? कोर्ट में। कोर्ट इसको एक्सेप्ट करता है अकाउंटिंग को। साथ साथ में हमें करेक्ट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन में भी हेल्प करती है अकाउंटिंग। इसके अलावा और क्या होता है अकाउंटिंग में? हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में, जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो इससे हमें प्रॉपर परचेज प्राइस वगैरह हमें पता होती है, जिससे हमें अकाउंटेंसी को मैनेज करने से फ्यूचर में इनको सेल परचेज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। यानी कि मेंटेन करना बिजनेस हेल्प करता है बिजनेस एंटिटी को डिटरमाइन करने में इट्स प्रॉपर परचेज प्राइस। चलिए एडवांटेजेस की बात हो गई। तो मैंने कहा था एडवांटेजेस वही हैं जो लगभग अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव हैं। अब आगे बात करते हैं लिमिटेशन की। तो लिमिटेशन का मतलब होता है कि ये सबसे पहले कि लिमिटेशन सीमाएं क्या है बेटा? कि इसकी बाउंडेशन का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस लगभग क्या है। हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते ही हैं, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला ये हिस्टोरिकल इन नेचर, मतलब ये हमेशा किस टाइप का होता है? हिस्टोरिकल इन नेचर। इट मीन्स क्या है हिस्टोरिकल इन नेचर? बेटा अगर मैं बात करूं तो ये कहता है इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वर्थ ऑफ बिजनेस। करंट वर्थ बिजनेस की रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कि आपने एक फर्नीचर खरीदा था 2016 में 1 लाख रुपए का, आज उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है आपको नहीं पता। तो 2020 में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है आपको नहीं पता। तो ये करंट वर्थ नहीं बता पाता किसकी? बिजनेस की। साथ साथ में ये प्राइस लेवल चेंजेस को भी इग्नोर करता है। किसी चीज के प्राइस बढ़ जाने या घट जाने से इसे कोई मतलब नहीं होता। ये तो रिकॉर्ड उस चीज को करता है जिस पे ये किसी चीज को परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, एक्सपेंसेस कर रहा है, उन चीजों को ये रिकॉर्ड कर लेता है बेटा। सेकेंड वन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन से इसको कोई मतलब नहीं होता। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब है कि इसे कोई मतलब नहीं होता मैनेजमेंट की एफिशिएंसी से, क्वालिटी ऑफ स्टाफ से, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से। ये तो सिर्फ डेटा रिकॉर्डिंग करता है, इसकी ये बाउंडेशन है। जैसे कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो भी अकाउंटिंग को उससे कोई मतलब नहीं है, कोई कम काम कर रहा है तो भी अकाउंटिंग को उससे मतलब नहीं है। अकाउंटिंग को मतलब है कि इन्हें सैलरी कितनी मिल रही है। सैलरी अगर किसी को 25,000 मिल रही है, चाहे वो कम कर रहा हो चाहे वो ज़्यादा कर रहा हो, तो ये 25,000 रुपये को रिकॉर्ड कर लेगा एज ए सैलरी। ठीक है। साथ साथ में विंडो ड्रेसिंग होती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। तो मैनिपुलेशन करी जाती है, डेटा में चेंजेस करे जाते हैं। यानी कि जो डेटा होता है रॉन्गली हम उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम प्रॉफिट को लॉस में बदलने की और लॉस को प्रॉफिट में बदलने की भी कोशिश करते हैं। क्यों होता है? क्योंकि कई बार हम टैक्स नहीं पे करना चाहते इस वजह से, या कई बार हम लोन वगैरह लेने की तौर पे हम प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं ताकि बैंक को हम दिखा सके कि हमने लोन लिया है। तो यहाँ मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि विंडो ड्रेसिंग। तो थर्ड लिमिटेशन हमारी क्या आ जाती है? विंडो ड्रेसिंग। ठीक है। अच्छा, ये फ्री है किससे? पर्सनल बेसिस से, यानी कि पर्सनल जजमेंट से फ्री है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कैलकुलेट करोगे तो ये बिल्कुल ही अलग है। इसको रियलिस्टिक नेचर से कोई मतलब नहीं है। अगर इसने डिसाइड किया हुआ है ऑनर ने कि हर साल 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो भले ही उस चीज़ की वैल्यू घट रही हो या बढ़ रही हो, ये 10% डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। खैर, इसके बारे में हम आगे एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं वेरियस कंसेप्ट एंड कन्वेंशन की। तो मैंने कहा था कि ये क्या करता है? रियलिस्टिक पोजीशन को कई बार हैम्पर करता है, यानी कि मैनिपुलेट करता है। तो फिफ्थ आइटम को भी अगर हम देखें तो फिफ्थ आइटम भी किससे रिलेट कर जाता है? हमारा फोर्थ आइटम से रिलेट कर जाता है। तो अगर हम फिफ्थ आइटम की बात कर लें तो ये किससे रिलेट कर जाता है? थर्ड आइटम से, सॉरी फोर्थ आइटम से नहीं, थर्ड आइटम से, विंडो ड्रेसिंग वाले से। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बैलेंस शीट में कॉस्ट पे चीज़ें दिखाई जाती हैं, मार्केट वैल्यू पे नहीं। तो ये रियलाइजेशन वैल्यू यानी कि रियलाइज्ड वैल्यू को नहीं दिखाता जिसमें हम किसी चीज़ को बेच सकें। तो लगभग ये रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करता, ये हमेशा हिस्टोरिकल इवेंट को रिकॉर्ड करता है। अब आती है बात बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? तो अगर मैं कहूँ बुक कीपिंग फर्स्ट फेज है अकाउंटेंसी का, तो आप मानोगे कि ये फर्स्ट फेज है अकाउंटेंसी का, उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्ड मेकिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग। जब हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंटिंग का, तो वो फर्स्ट फेज हमारा क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है।
बुक कीपिंग शुड नॉट बी कंफ्यूज विद अकाउंटिंग। बुक कीपिंग किसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, अकाउंटिंग के साथ कंफ्यूज नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहाँ डेफिनेशन के बाद हम देख लेते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस। तो अगर बुक कीपिंग देखा जाए तो इट इज अ रिकॉर्डिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, और मैंने बताया था ये क्या है, प्राइमरी स्टेज है। ये क्या है, समराइजिंग फेज है। बुक कीपिंग के बाद जो अकाउंटिंग होती है वो क्या करती है, क्लासीफाई करती है, समराइज करती है, एनालाइज करती है। ये सेकंड फेज है इसका, यानी कि हम कहते हैं अगर ये प्राइमरी स्टेज है तो ये कौन सा स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज। ये रूटीन इन नेचर डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल और नॉलेज। इसमें क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है ओनली। तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है। जबकि यहाँ आपको क्या करना है, उसको एनालाइज करना है, तो यहाँ आपको स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है बेटा। ठीक है, क्लियर है। ये कौन करता है, जूनियर स्टाफ करते हैं। ये कौन करता है, सीनियर स्टाफ, जो अकाउंटेंट वगैरह होते हैं वो अकाउंटिंग को प्रॉपर रूप से रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग में डेटा वगैरह। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच के डिफरेंस में। फिफ्थ आइटम देखते हैं, इट डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। जबकि ये क्या करता है, कंप्लीट पिक्चर देता है फाइनेंशियल कंडीशन की, कि आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, किस वजह से हुआ, ये सारे रीजन आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। जबकि ये सिर्फ रिकॉर्डिंग का ही काम करती है। ठीक है, तो ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग है। सिमिलरली बात, अगर बुक कीपिंग है प्राइमरी स्टेज तो अकाउंटिंग क्या है, सेकेंडरी स्टेज। कितनी फील्ड है अकाउंटिंग की, 3 फील्ड है। और हम जो 11th क्लास में पढ़ेंगे वो सबसे पहली फील्ड पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। बिजनेस में हुए गए लेन देनों को रिकॉर्ड करना और उनसे प्रॉफिट और लॉस निकालना और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये आपको कॉस्टिंग के बारे में बताता है। यानी कि अगर आप किसी गुड्स और सर्विस को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है, कितने में आपने उसको बनाया, कितने का उसका रॉ मटेरियल खरीदा, ये सब काम रिकॉर्ड करना किसका होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। जिससे हम पता लगा सकें कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट पर यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं क्या करता हूँ, पेन बनाना शुरू कर रहा हूँ बेटा, तो ये जो पेन मैं बना रहा हूँ इसकी लागत कितनी आ रही है, ये जो मैं पेन बना रहा हूँ इसकी लागत कितनी आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। कौन सी अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इसकी लागत को जानना क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ये भी एक सब फील्ड है अकाउंटिंग की, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग करते हैं ताकि हम बिजनेस ऑपरेशन को बेटर तरीके से चला सकें। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग फील्ड की कितनी ब्रांचेस हैं बेटा, 3। पहली फाइनेंशियल जिसको हम पढ़ रहे हैं, सेकंड कॉस्ट जिसमें कॉस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, थर्ड मैनेजमेंट जिससे हमें डिसीजन लेने, प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने में हेल्प मिलती है। अब आ जाते हैं कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हैं किसके अंदर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर। तो सबसे पहली बात आती है कौन, ओनर। क्या जानना चाहता है, रिटर्न कितना लगाया, कितना मिला, कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है। ठीक है, दूसरे कौन लोग जानते हैं, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय ये बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने होते हैं और एम्प्लॉय को बड़ी जो है दिलचस्पी होती है किसमें, सैलरी में और बोनस वगैरह में, वेजेस और बोनस वगैरह में। तो ये 2 लोग इंटरनल होते हैं। इसके अलावा मैंने कहा था आपको और कौन कौन लोग होते हैं, इन्वेस्टर। इन्वेस्ट करने से पहले वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अकाउंटिंग के थ्रू जरूर देखेंगे। क्रेडिटर भी आपको लोन देते समय, उधार देते समय ये जरूर देखते हैं कि आप इस एबिलिटी में हो कि उनका उधार लौटा सको या नहीं लौटा सको। कोई और लेंडर वगैरह जैसे बैंक वगैरह आपको उधार तभी देंगे जब आप की फाइनेंशियल जो है पोजीशन अच्छी है, जो अकाउंटिंग के थ्रू पता चलती है। और कौन अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखता है, टैक्स अथॉरिटीज़। क्यों, क्योंकि उनको टैक्स चाहिए होता है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्ट रखती है, नेशनल इनकम वगैरह को, जिससे उनसे पॉलिसी डिसीजन मेकिंग कर सके। अदर्स रिसर्चर वगैरह जो होते हैं वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल 2 टाइप के यूज़र हमारे होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वालिटी की। अब बात कर लेते हैं हम अकाउंटिंग में क्वालिटी की। अकाउंटिंग में बात कर लेते हैं हम अकाउंटिंग की क्या क्वालिटी की है। क्वालिटी यानी कि कैरेक्टर्स अकाउंट्स के क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले रिलायबिलिटी, अरे भाई रिलायबल है, विश्वास कर सकते हो। पर्सनल बेसिस पे मैंने कहा था फ्री है,
यानी कि इसका पर्सनल से कोई रिलेशन नहीं है। ये जितने भी फैक्ट वगैरह रिकॉर्ड करती है वो सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कि वाउचर के थ्रू, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है वो वाउचर के थ्रू। तो यहाँ जो बातें रिकॉर्ड करी जा रही है वो रिलायबल हैं। रेलेवेंस, हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट है और वो एक दूसरे को क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। तो यहाँ रेलेवेंस यानी कि हर चीज़ का एविडेंस तो मौजूद है ही है, साथ साथ में वो इंफॉर्मेशन को अवेलेबल इन टाइम और मस्ट इन्फ्लुएंस करती है किसको, डिसीजन ऑफ यूजर्स को। अंडरस्टैंडेबिलिटी, ईजी है, आसानी से समझ सकते हो, कोई भी समझ सकता है, अकाउंटिंग को बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और कंपेरेबिलिटी, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को, लास्ट ईयर से करंट ईयर को कंपेयर कर सकते हो, जिससे आपको क्या हो, डिसीजन लेने में हेल्प मिले। तो ये क्वालिटी है इसकी बेटा। नेक्स्ट वन बात करते हैं। अब आते हैं हम अकाउंटिंग टर्म की, जिसकी बात हमने लास्ट क्लास करी थी, जिसे हम कहते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो मैंने कहा था आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म में जो आती है वो सबसे पहली बात किसकी आती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन की। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, बिजनेस में होने वाला लेन देन जो किससे रिलेटेड है, पैसों से। विदाउट मनी अगर कोई लेन देन हो रहा है तो हम उसे ट्रांजैक्शन नहीं नाम देंगे, तो इन टर्म ऑफ मनी होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। एग्जांपल के तौर पे एक्सपेंसेस, ठीक है। अब अकाउंट क्या है, अकाउंट क्या है कि ये एक कॉलम जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। जब हम इसमें किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं देन इसको क्लोज वगैरह करते हैं तो हम इसका नाम दे देते हैं अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अकाउंट। सर डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, बेटा बताएंगे जब जर्नल का रूल आपको बताएंगे, ठीक है। कैपिटल क्या है, कैपिटल है कि जो ऑनर इन्वेस्ट करेगा, ये ऑनर है, इन्होंने 1 लाख रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 लाख रुपए इनकी क्या है, कैपिटल है। 1 लाख रुपए इन्होंने कैश लगाया बिजनेस स्टार्ट करते समय और फर्नीचर लगाया 5 लाख का, यानी कि फर्नीचर का ही काम कर रहे हैं, ये इनका गुड्स है फर्नीचर, वो 5 लाख रुपए का लगाया। तो इनकी कैपिटल हो गई 5 और 1 बेटा 6। तो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी इन्वेस्टमेंट करता है ऑनर कैश के फॉर्म में या अदर एसेट्स के फॉर्म में, वो क्या कहलाती है, कैपिटल। ड्राइंग, भाई बिजनेस क्यों कर रहे हो, अपने पर्सनल खर्चे भी चल सकें, हम पैसा कमा सकें, रोजी रोटी चल सके हमारी, हम क्या सकें, कमा सकें, खा सकें। तो जब हम इस बिज़नेस से पैसा निकालते हैं पर्सनल पर्पज़ के लिए, ठीक है, तो ये पर्सनल पर्पज़ के लिए जब हमने यहाँ से पैसा निकाल लिया, किसने, ऑनर ने, तो ये क्या कहलाया, ड्राइंग। अब ये पर्सनल पर्पज़ आपके पर्सनल खर्चे भी हो सकते हैं या कोई भी, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया, परचेज ऑफ कार फॉर वाइफ विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से पैसा खरीद के बीवी के लिए कार खरीदी, ये क्या है, ड्राइंग, क्योंकि ये पर्सनल पर्पज़ है। तो पर्सनल पर्पज़ अगर आप कोई पैसा यूज़ करते हो तो वो ड्राइंग कहलाती है बेटा। अब आ जाती है एसेट्स। तो मैंने आपको एसेट्स को सीधे सीधे शब्दों में समझाया था। एसेट्स क्या है, जिनका बेनिफिट या तो हम आज ले रहे हैं या फ्यूचर में लेंगे। वो एसेट जिनको एक्वायर करके बेनिफिट आज ले रहे हैं या कब लेंगे, फ्यूचर में लेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। अगर डेफिनेशन के तौर पे बोला जाए तो वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्स किसका, एंटरप्राइज का यानी कि बिजनेस का, जो यूजफुल में हो, किसमें, बिजनेस ऑपरेशन में, ठीक है। तो एसेट्स यानी कि जो ओन बाय बिजनेस, बिजनेस की अपनी है और जो बिजनेस चलाने में बिजनेस को क्या करती है, हेल्प करती है, वो एसेट्स कहलाती है, ठीक है। कितने टाइप की एसेट्स होती है बेटा, 2 टाइप की एसेट्स होती है, एक करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है, जो साल के 12 महीने के अंदर अंदर फ्लक्चुएट होती है, यानी कि एक शॉर्टर पीरियड के लिए होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, जैसे कैश आता जाता रहता है। तो ये सारी के सारी जब शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं क्या, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर, 12 महीने के अंदर अंदर आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश में। जैसे डेटर और स्टॉक, देनदार, ठीक है, जिनको हमने उधार माल बेचा है, स्टॉक जो हमने माल खरीदा है, जो पड़ा हुआ है हमारे स्टोर में भी।
नॉन करंट एसेट्स क्या होती है? वो एसेट जो लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करी जाती हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल के लिए खरीदी जाती हैं, तो इन्हें हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। इसको भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक टेंजिबल होती हैं और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होती हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में होती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स हैं जिन्हें ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या है सर ऐसी आइटम? गुडविल, किसी भी कंपनी, किसी भी गुड्स, किसी भी ब्रांड का फेमस नाम, दैट इज़ कॉल्ड गुडविल। आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, यानी कि टाटा स्काई। कभी मिले हो टाटा स्काई से? पर्सनली हाथ मिलाया आपने कभी टाटा स्काई से कि हाँ भाई तू टाटा स्काई है, आजा मिल लेते हैं, गले मिल लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं? नहीं ना। तो ये क्या है? एक फिजिकल एग्जिस्टेंस ना रखते हुए भी एक आइटम है जिसे हम क्या नाम देते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सब क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन हम फील्ड कर रहे हैं कैसे? बाई ऑपरेशन। किसी भी व्यक्ति की गुडविल, किसी भी एसेट्स की गुडविल, सॉरी किसी भी बिजनेस की गुडविल, उसको अर्निंग बढ़ाने में उसकी मदद करती है। गुडविल नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, यानी कि किसी की बेकार गुडविल भी हो सकती है और अच्छी गुडविल भी। लाइबिलिटी, जो चुकाना है आपको, किसको चुकाना है? जो बिजनेस को चुकाना है, दूसरों को पे करना है, वो लाइबिलिटी है। ये बिजनेस है, इसने उधार लिया है किससे? मोहन से, तो ये मोहन की लाइबिलिटी है। बिजनेस ने उधार लिया है किससे? मोहन से। मोहन को ऐसे रिटर्न करना पड़ेगा पैसा, तो ये क्या कहलाता है? हमारी लाइबिलिटी। डेफिनेशन देखें, लाइबिलिटी आर ऑब्लिगेशन और डेब्ट, किसका? एंटरप्राइजेस का। टू हैज़ टू पे आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो हमें क्या करना है? पे करना है। एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग बिल, बिजली का बिल अभी तक हमने आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया नहीं है लेकिन देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। लोन ले लिया, मौज कर रहे हैं लोन से, लेकिन लोन फ्यूचर में हमें क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। 2 टाइप की लाइबिलिटी होती है बेटा, एक होती है हमारी करंट लाइबिलिटी और दूसरी कौन सी होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी फिर वही जो 12 मंथ्स के अंदर 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 फ्लक्चुएट होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है, वो करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी आर ऑब्लिगेशन और डेब्ट दैट पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है? जिससे आप उधार माल खरीद रहे हो, ठीक है ना, ये आप हो बिजनेस, ठीक है, और ये कौन है? क्रेडिटर, जिससे मैंने उधार माल खरीदा है। किसने खरीदा है? बिजनेस ने। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बिजनेस के बारे में। तो इसको पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल। नॉन करंट लाइबिलिटी, जो 1 साल से अधिक तक हम रोक के रखते हैं, वो नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। जैसे बैंक लोन 10 साल के लिए ले लिया, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, यानी कि 1 साल से ऊपर के लिए जो लाइबिलिटी है वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में आती है। फिर आती है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब रिसीव करना, पैसा रिसीव करना, ठीक है। किससे रिसीव करना? बिजनेस में पैसा रिसीव करना, ठीक है। तो रिसिप्ट कहलाती है। 2 टाइप की रिसिप्ट होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? जो गुड्स और सर्विस बेच के हमें बिजनेस में मिले, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। लाइक मनी रिसीव बाय सेल और बिजनेस प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा अदर सर्विसेज भी, जैसे रेंट रिसीव वगैरह, ये भी सब क्या है हमारी, ठीक है, ये हमारी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? जो किसी कैपिटल एसेट्स को बेच के हमें मिलती है, जैसे सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ फर्नीचर, इन सब को बेच के जो हमें मिलेगा वो हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल रिसिप्ट। यानी कि अगर एसेट्स बेच के कुछ मिल रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन गुड्स एंड अदर आइटम से अगर कुछ मिल रहा है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस क्या है? वो खर्चे जिनका हम बेनिफिट ले चुके हैं, टेकिंग बेनिफिट या टेक्स बेनिफिट, ठीक है। तो हमने जिनका बेनिफिट ले लिया, ठीक है। जैसे क्या, किराया कब देते हैं हम? रहने के बाद। वेजेस, मजदूरी कब मिलती है? काम लेने के बाद मजदूर से। तो हम सब इनका बेनिफिट ले चुके हैं। सैलरी, इंटरेस्ट, लोन हमने यूज़ किया, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये बेनिफिट हम ले चुके हैं। एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर का मतलब है किसी भी प्रकार का पैसे का खर्च करना, चाहे वो किसी एसेट्स के लिए करिए हो, चाहे गुड्स के लिए, चाहे सर्विस के लिए, दैट इज कॉल्ड
एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर को भी क्लासीफाई किया जाता है कई तरीके से। देखो किस किस तरीके से, एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ हमारे एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारा गुड्स और सर्विस को खरीदने में खर्चा होता है और उनको पूरे अकाउंटिंग पीरियड में मेंटेन करने का खर्चा होता है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एग्जाम्पल के तौर पर रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम एसेट्स को खरीदते हैं, जब बेचते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट है और खरीदेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए हम खर्च कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनका हम अभी बेनिफिट ले नहीं पाए लेकिन लेना है। मैंने कहा था एक्सपेंसेस वो जिनका बेनिफिट हम लोग ले चुके हैं, लेकिन जिनका बेनिफिट हम ले नहीं पाए या हमें लेना है, वो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, आपने अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया, कैटरीना कैफ को, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 5 करोड़ रुपए का। अब ये बेनिफिट आप कितने साल तक लोगे, 5 साल तक। तो ये 1 साल का खर्चा नहीं है, कितने साल का है, 5 साल का। दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट, बचपन से ही हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू में से किसको माइनस कर देना, एक्सपेंस को माइनस कर देना। सर गेन क्या है, गेन भी बेटा वही है, लेकिन गेन यहाँ किसी एसेट्स को बेच के किसी भी प्रकार का फायदा होना गेन कहलाता है। लॉस, जब एक्सपेंस ज़्यादा हो किससे, रेवेन्यू से, तो वो हमारा लॉस कहलाता है। गुड्स, वो आइटम जिसमें हम डील करते हैं, कौन डील करता है, बिजनेस। कौन डील करता है, बिजनेस, तो वो क्या है, गुड्स हैं। जैसे क्लॉथ सेलर के लिए गुड्स क्या हैं, क्लॉथ्स हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद अपैरल्स आइटम जो है वो किसी के लिए गुड्स हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल बोल दूँ कि टीवी बेचने वाले के लिए टीवी गुड्स हैं, मशीनरी बेचने वाले के लिए मशीनरी गुड्स हैं। तो अदर एसेट्स को वो अदर एसेट्स के नाम से बुलाता है, लेकिन गुड्स को वो जिस चीज़ में वो डील करता है उसको किस नाम से बुलाता है, गुड्स, यानी कि हिंदी में बोले तो बेटा माल। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा गुड्स। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम लोग परचेज। जब हम बिजनेस को करने के लिए किसी भी प्रकार के गुड्स या रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, यानी कि यहाँ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये 3 टाइप के गुड्स होते हैं। क्या होते हैं धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। तो इन्हीं को खरीदना क्या कहलाता है, हमारा परचेज कहलाता है। परचेज रिटर्न, इनमें से कोई आइटम डिफेक्टेड निकल गया, हमने उसे क्या कर दिया, नकार दिया और वापस कर दिया, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। सेल, उन्हीं गुड्स और सर्विस को बेचना जिन्हें हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिनको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी और से खरीद रहे हैं। कैसे होती है सेल, कैश में भी होती है और क्रेडिट में। इसी तरीके से परचेज भी कैश में भी हो जाती है और किस में हो जाती है, क्रेडिट में भी हो जाती है। तो दोनों टाइप से होती है परचेज, कैश में भी और क्रेडिट में। डेटर कौन है, जिनको हमने उधार माल बेचा है, जिनसे पैसे लेने हैं, ये डेटर हैं। इनसे हमने उधार माल इनको क्या किया है, सेल किया है, क्रेडिट सेल। पैसा दे दो, पैसा क्या कहलाते हैं, ये एसेट्स कहलाते हैं बिजनेस की। क्रेडिटर, जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, ये हमसे पैसा मांगने वाले हैं, ला भाई मेरे पैसे दे दे, पैसे दे दे, ये क्रेडिटर कहलाएंगे बेटा। ठीक है ना, इनकी डेफिनेशन देख लेना आप लोग। नेक्स्ट वन बिल रिसीवेबल, वही डेटर बदले में हमें एक एविडेंस के तौर पर लिख देता है कि मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा, और वहाँ हम उससे साइन वगैरह करवा लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बिल रिसीवेबल। एक अकाउंटिंग टर्म है बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल्स पेबल, किसी के लिए बिल रिसीवेबल है, जैसे राम ने श्याम से बिल रिसीव किया, तो राम अलग बिजनेस का ऑनर है, श्याम अलग बिजनेस का ऑनर है, इसके लिए बिल रिसीवेबल और दूसरे के लिए बिल्स पेबल है। एक के लिए लायबिलिटी और दूसरे के लिए एसेट्स। इनकम, इनकम एक वाइडर टर्म है, किसी भी प्रकार का पैसा रिसीव होना जो प्रॉफिट है या अर्निंग के तौर पे जो वेल्थ बढ़ा है हमारी, वो इनकम कहलाती है। स्टॉक, गुड्स का ढेर स्टॉक कहलाता है, जो हम माल खरीदते बेचते हैं उनका एक ढेर क्या कहलाता है, हमारा स्टॉक कहलाता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डेट पे जानना इसको कि हमारे पास कितना माल पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। एक पर्टिकुलर डेट पे जानना। 2 टाइप के स्टॉक होते हैं, साल के शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक, साल के लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक।
ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कि जिसमें हमने किसी चीज को खरीदा है या क्या किया है, बनाया है, इनकर्ड किया है, या क्या किया है, हमने उसको मैन्युफैक्चर किया है, हमने किसी से परचेज किया है, मैन्युफैक्चर, उसको हम कहते हैं कॉस्ट। वाउचर जो हमारा एविडेंस है किसी भी ट्रांजेक्शन के होने या ना होने का, वो वाउचर कहलाता है। अगर ट्रांजेक्शन हुआ है तो वाउचर है, ट्रांजेक्शन नहीं है तो वाउचर नहीं है। अगर हम कैश में किसी चीज़ को खरीदते हैं तो हम कैश मेमो गेट करते हैं, अगर क्रेडिट में खरीदते हैं तो हम इनवॉइस करते हैं। तो इन टाइप की चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, वाउचर कहलाती हैं। तो ये आज हमने बात करी किस किस की अकाउंटिंग की डेफिनेशन की, और साथ साथ में बिजनेस टर्म के कुछ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इवेंट की, जो लेन देन है हमारे एसेट्स की बात करी, लाइबिलिटी वगैरह की बात करी। अब बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट बेटा दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो है जो गुड्स बेचते टाइम आपको दिया जाए, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये जैसे कहा जाता है कि तू मेरा भाई है इसलिए तुझे सस्ते में माल बेच रहा हूँ, यानी कि इसको बेवकूफ़ बनाना, ये कहलाता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। जो अट्रैक्ट करते हैं हम बिजनेस के लिए, वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। ये इनवॉइस में से डिडक्ट नहीं होता। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब हम किसी को कैश पेमेंट के लिए इनकरेज करते हैं, या कैश रिसीव करने के लिए, कैश पे करने के लिए, जब हम वो हमें इनकरेज करता है और हमें इमिडिएटली कैश पे करने पे या कुछ टाइम बाद कैश पे करने पे कुछ डिस्काउंट देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। तो यहाँ हमारी बिजनेस अकाउंटिंग टर्म की कुछ चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं बेटा। बाकी बातें हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिक अकाउंटिंग टर्म तो ख़त्म करी, साथ साथ में हमने उसके अलावा क्या किया है, हमने बाकी चीज़ें ख़त्म करी है। यानी कि फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, उसके एडवांटेज, लिमिटेशन, ये सारी चीज़ें हमने ख़त्म करी है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे अगली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में और थोड़ा समझाऊंगा। आज मैंने डेफिनेशन की बात करी है सबकी, अगली बार मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करूंगा, यानी कि डेफिनेशन अलग, एक्सप्लेनेशन अलग, ताकि हम अच्छे तरीके से इसको समझ सकें, ठीक है। चलिए, नमस्कार दोस्तों।